नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएससी रेलवे अपडेट्स पर स्वागत है। दोस्तों, यह एसएससी जीडी का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट पहले ही हम लॉन्च कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर को हुए पेपर के बारे में जो एसएससी जीडी द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आपके सामने करीब 63 शिफ्टों का एसएससी जीडी का एनालिसिस यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। तो ये हमारा अभी सेकंड वीडियो है। अगला वीडियो जल्द से जल्द आएगा। उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, एसएससी है ना, मैं जो भी पुराने क्वेश्चन है उनको ही बार बार रिपीट करता रहता है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप पुराने पेपरों का एनालिसिस करें। उनसे आपको ये भी पता चलता है कि कौन से पेपर में, कौन से एग्जाम में पेपर पूछे जा रहे हैं, कौन से प्रश्न उनसे बन रहे हैं और नेक्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सब बातों का आपको पता हो जाता है। तो आपको इस तरीके से पुराने पेपरों का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और लगभग 63 शिफ्टों के पेपर हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। लगभग 2200 पेज की यहाँ पे पीडीएफ है जो कि आपको हम सबमिट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी पीडीएफ लेना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं 16 नवंबर को हुए पेपर के बारे में। हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अगली शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। पूरे 16 नवंबर के पेपर, तीनों शिफ्टों के पेपर एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्टेज किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को इंग्लिश प्रो नामक एक निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? इंग्लिश प्रो नामक। जो इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन है ना, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन था। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान यानी यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया। यह एप्लीकेशन शिक्षक, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। तो ये है इंग्लिश प्रो एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण के द्वि आवेशित आयन होते हैं। ये होते हैं हीलियम। हीलियम है ना, अल्फा कणों का द्वि आवेशित कण है। एक रासायनिक तत्व है जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय है या नोबल गैस है। हीलियम है ना, एक रासायनिक तत्व है जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस है या नोबल गैस है तथा यह रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन है, नॉन टॉक्सिक है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। तो सभी तत्वों में इसका कथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एवं मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे कम होता है इसका, हीलियम का। ठीक है, हीलियम है ना, रासायनिक तत्व आवर्त सारणी के समूह 18 के महान गैसों की एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ये हमारा हीलियम। बात की जाए लिथियम की, तो लिथियम है ना, एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु, सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत अभिक्रियाशील, रिएक्टिव है, यानी अन्य पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। यह हुआ हमारा लिथियम। बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की खोज है ना 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था तथा ज्वलनशील वायु नाम था तथा ज्वलनशील वायु नाम था एक और थे इनके साथ जिनका। तो 1883 में लेवाइस ने, जो लेवाइस नाम था अन्य का, इन्होंने हाइड्रोजन इनका नाम रखा क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है।
ठीक है। तो इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम क्या है ना, एक रासायनिक तत्व है। यह प्राकृतिक शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता, बल्कि केवल अन्य तत्वों के साथ यौगिक में पाया जाता है। इसे फिरोजा नामक रत्न में पाया जाता है। इस कारण इसे आम भाषा में कभी कभी बेरिलियम को भी फिरोजा कह दिया जाता है। अपने शुद्ध रूप में यह तत्व लोहे भूरे रंग का हल्का और भंगुर पदार्थ होता है। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011-12 में हुई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी। गरीबी रेखा के लिए जो रुपए प्रति माह तय किए गए थे वो थे 816 रुपए, ये ग्रामीण क्षेत्र में। जबकि शहरी क्षेत्र में करीब 1000 रुपए यहाँ पे आके गए हैं। ठीक है। तो देखते हैं, वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा को 816 रुपए निर्धारित की गई थी, जबकि इसी को शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए सुरेश तेंदुलकर पद्धति के तहत शहरी क्षेत्र में रखा गया। शहरी क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं की ऊंची कीमतों के कारण शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा काफी अधिक है। 2011-12 में गरीबी संख्या 26.92 करोड़ थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 31 की बात की जाए तो संविधान की यह धारा देश के सामाजिक हित में किसी भी कार्य को करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ने पर जमीन के मालिक से उक्त जमीन एक्वायर करने का अधिकार देती है। ठीक है। और बात की जाए 43A की, अनुच्छेद 43 सभी राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये 43A में है। बात की जाए अनुच्छेद 31 की, अनुच्छेद 31A यह कानून की 5 श्रेणियों में व्यावृत्ति प्रदान करता है और इन्हें अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के सुधार आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। राज्य सरकार या राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संपत्तियों का अधिकार राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इन्हें जाना जाता है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में। ठीक है। और भारतीय सिविल सेना के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। भारतीय सिविल सेवा के वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। ठीक है। अंतरिक्ष के जनक के बारे में बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रुसफुट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक कालीन का इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ये अकबर के शासनकाल के दौरान थे। ठीक है। जो राजा टोडरमल है ना, वह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। 1582 में सम्राट अकबर ने उनको दीवाने ए अशरफ की पदवी से नवाजा था। टोडरमल का जन्म लहरपुर में हुआ था। यह सीतापुर जिले में स्थित है। अकबर के समय में प्रारंभ हुई भूमि पेमाइश का आयोजन टोडरमल द्वारा किया गया था। उन्होंने अकबर के दरबार में एक मुंशी के रूप में कार्य किया था। ठीक है। बात की जाए अकबर की, अकबर तो एक महान शासक थे। अकबर को उनकी उपाधियों के कारण महान की उपाधि दी गई थी, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन को समेकित करने वाले नाबाद सैन्य अभियानों में के रिकॉर्डों में शामिल थे। अकबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की बात की जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। थानेश्वर का युद्ध 1567 में हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेश्वर के पास लड़ा गया था।
पानीपत का युद्ध भी, जो दूसरा युद्ध था ना 1556 में पानीपत में लड़ा, ये इसमें भी अकबर महान का हाथ था, मतलब युद्ध में शामिल थे। तुकारोई का युद्ध जो हुआ था अकबर और बांग्ला की सल्तनत के बीच हुआ था, 3 मार्च 1575 में लड़ा गया था। अतः हल्दी घाटी का युद्ध नहीं, यहाँ पे नवीनतम युद्ध है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मराठों और अफगानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1761 के बीच। मराठों और अफगानों के मध्य जो अहमद शाह दुर्रानी के बीच जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना, वो 1761 में हुई थी। ठीक है, अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव भाव पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया यह युद्ध। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाव को हराकर जीत ली। यह हार इतिहास के मराठों की सबसे बुरी हार थी। ठीक है, मराठों की सबसे बुरी हार कौन थी? अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच जो 1761 का युद्ध हुआ था, यह सबसे बड़ी हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? यह है स्विच। जो स्विच होता है ना, मेन स्विच, उसका उपयोग साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, स्विच का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? 2020 में भी यही थे, आगे भी यही रहेंगे, क्योंकि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है जो मालाबार अभ्यास में भाग लेते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत के अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहे हैं। यह बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। यह अभ्यास इन चारों देशों के बीच रणनीति की संबंध को दर्शाता है। मालाबार जो अभ्यास है ना, 2022 की कौन सा संस्करण था? तो ये है ना 2022 का 26वां संस्करण का समापन 15 नवंबर 2022 को जापान के समुद्र में हुआ। इस संस्करण ने अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई और इसकी मेजबानी JMSDF ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी का एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? पानी के एक अणु में 1:8 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती को ना विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। सब्जी, फूल और फलों को उगाना पोमोलॉजी कहलाता है। मछलियों का प्रजनन इचिथोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। तो इनसे संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? दीपिका कुमारी है जो भारत का तीरंदाजी में प्रतिनिधित्व करती है। सौम्यजीत घोष की बात की जाए तो ये सौम्यजीत घोष है ना, ये एक भारतीय सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ये सबसे छोटे खिलाड़ी थे जिन्होंने 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई किया था, जो कि लंदन में आयोजित हुआ था। मनिका बत्रा की बात की जाए तो मनिका बत्रा है ना, ये राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है। 2 बार की ओलंपिक और कई अन्य उपलब्धियां हासिल करने वाली मनिका बत्रा भारतीय टेबल टेनिस की असली स्टार खिलाड़ी में से एक है। टोक्यो में जो 2020 में मनिका बत्रा ओलंपिक एकल राउंड में 32 जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है। ठीक है, और बात की जाए नीरज चोपड़ा की, तो टोक्यो 2020 में इतिहास रचने के बमुश्किल 1 साल बाद नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतकर एक और इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन में 88.39 मीटर के साथ ओरेगन 2022 में फाइनल में जगह बनाई और मेडल राउंड में 88.13 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके रजत पदक जीता। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट्स कौन थे? नीरज चोपड़ा ही थे, जिन्होंने 7 अगस्त को भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। तब से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाने लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी
जो संवाद कौमुदी नामक अखबार है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ना एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। सती प्रथा का रोकने का जो श्रेय ना राजा राम मोहन राय को ही जाता है। इसको 1881 में प्रकाशित किया गया था। यह भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था। भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंडे, शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य या बिना दांतों का, या फिर बाल सूर्य, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था ये। बंगाल गजट, इसके संस्थापक बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिस्की थे। ये एक साप्ताहिक पत्र था जो कलकत्ता से सन 1779 में आरंभ हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे ईश्वर चंद्र की बात की जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, इसका सबसे बड़ा योगदान क्या था पता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय समाज में विधवा, पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत के लिए उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए हो सकता था। इन्होंने विधवा, पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया था। उनके प्रयासों से 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी बना। ठीक है। अब बात करते हैं रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस है ना भारत के क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आजादी के लिए गदर षड्यंत्र एवं आजाद हिंद फौज के गठन का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। इसकी स्थापना है ना इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को की थी। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस है ना 13 जून 1943 को पूर्व एशिया आए थे। ठीक है। और बात की जाए शिशिर कुमार घोष की, तो शिशिर कुमार घोष है ना भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे इंडिया लीग के संस्थापक में से थे। वे एक वैष्णव थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एमपीएल को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया। इससे पहले नाइकी थी, ओप्पो था, बायजूस भी यहाँ पे किट प्रायोजक बना। ठीक है। तो एमपीएल की बात की जाए तो ये 2023 तक रहेगा। बीसीसीआई ने एक विज्ञप्ति जारी की, उसमें बताया कि एमपीएल है ना, एमपीएल स्पोर्ट्स का यह एक करार है जो कि नवंबर 2020 से शुरू होगा और जो दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। ठीक है। तब तक यह किट प्रायोजक बना रहेगा। बात की जाए ओप्पो की, ये एक चाइनीज कंपनी है और इसके जो कंपनी के संस्थापक है ना वो टोनी चेन है और भारत में इसके सीईओ है चार्ल्स वोंग है, जिनकी देखरेख में भारत ओप्पो का कारोबार जमाए हुए हैं। और बायजूस की बात की जाए तो ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, बायजूस उसी तरीके से काम कर रहा है। बायजूस एक भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत में इसकी स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्यांग गोकुलनाथ ने की थी। बायजूस दुनिया की सबसे मूल्यवान एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। जून 2021 तक बायजूस की कीमत 1000 करोड़ के करीब आंकी गई है। ठीक है। नाइकी की बात की जाए तो नाइकी एक एथलेटिक्स ड्रेस और जूतों की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। नाइकी ब्रांड विश्व में सहज पहचान रखता है, खासकर शूज, और इसका नारा भी है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट नाइकी का नारा है। इस कंपनी की स्थापना 1964 में ओरेंगन में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के रूप में हुई थी और आगे चलकर 1971 में इसका नाम बदलकर नाइकी कर दिया गया था। ठीक है। तब से अब नाइकी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड चरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2020-21 में ये स्वच्छ भारत
मिशन की शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत मिशन है ना, ग्रामीण के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है पता है? हमारे गांवों को स्वच्छ तथा खुले में शौच मुक्त बनाए रखने हैं और देश के सभी गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के चरण सेकंड की शुरुआत की, ताकि न्यूनतम कचरा या न्यूनतम जमाव जल जैसे क्षेत्रों में परिणाम के आधार पर की जाएगी। भारत स्वच्छ मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला। इसका सेकंड चरण 2020-21 में चला और 2024-25 तक चलेगा, ताकि चरण फर्स्ट का जो काम अधूरा रह चुका था ना, उसे पुख्ता किया जा सके। इसके लिए इसकी सेकंड चरण की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किए गए हैं? लगभग 103 बार संशोधन यहाँ पे हो चुके हैं। भारतीय संविधान में 22 भागों में निहित है। भारतीय संविधान 22 भागों में निहित है। 395 अनुच्छेद है। इसमें 12 अनुसूचियां भी है। इसमें 26 नवंबर 1949 में से लागू किया गया। इसे अपनाने के बाद से संविधान में लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं। 2022 तक करीब 105 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये शारदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? चेरवा, जो कि मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टदक्कल सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत का वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण मिलता है। पट्टदक्कल सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है। पट्टदक्कल है ना, सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिण भारत की वास्तुकला को सुमेलित मिश्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? यह है गिरीश कर्नाड। जो गिरीश कर्नाड है ना, वो अपने अयाति और तुगलक नाटक के लिए प्रसिद्ध है। इनका फर्स्ट नाटक था ना, अयाति था। 1961 में प्रथम नाटक था ये, और इनका सेकंड नाटक तुगलक 1964 में प्रकाशित हुआ। ऐसे ही नाटकों का प्रतिनिधित्व ये करते थे। तुगलक से कर्नाड को बहुत प्रसिद्धि मिली। जो तुगलक नाटक था ना, इससे कर्नाड को ना बहुत प्रसिद्धि मिली और इससे कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। ठीक है। इसका ऐसे बात की जाए विजू खोटे की, तो विजू खोटे ना एक भारतीय सिनेमा के अभिनेता है। भारतीय सिनेमा जगत के अभिनेता थे। इन्हें हिंदी और मराठी सिनेमा में 300 से अधिक फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। वह फिल्म शोले में डकैत, कालिया और संवाद, एक संवाद था इनका, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो ये संवाद है ना उनका काफी चला और इसके लिए वो फेमस भी हुए, प्रसिद्ध भी हुए, विजय खोटे। ठीक है। बात की जाए मोहम्मद जहीर ख्यामा की, ये भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। श्री राम लागू, ये हिंदी व मराठी सिनेमा के दिग्गज नेता थे, दिग्गज अभिनेता थे। ठीक है। गिरीश कर्नाड आपने पढ़ी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? ये संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और बात की जाए विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन है WTO, इसका मुख्यालय है ना, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय USA में है। ठीक है। जिसमें 164 सदस्य देश वैश्विक व्यापार और वैश्विक GDP के 98% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। WTO के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो नागोजी ओकोंजो आइवेला है, जो WTO की निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और अफ्रीकी है। पहली अफ्रीकी महिला और महिलाओं में पहली है। WTO ना पहले गेट के नाम से जाना जाता था, फिर गेट से WTO का में कन्वर्ट हो गया। गेट सिर्फ नियम एवं बहुपक्षीय समझौता का संग्रह था, जिसमें संस्थागत ढांचे का अभाव था। गेट 1947 को समाप्त कर दिया गया था और WTO ने
गेट 1994 के रूप में इसके प्रावधानों को संरक्षित रखा तथा माल व्यापार संचालित करना जारी रखा। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो ये WHO का मुख्यालय है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर्स है ना, टेड्रोस एडोरनम, ये अभी वर्तमान में महानिदेशक है। इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम पता है क्या थी 2022 की? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इनकी महामारी, प्रदूषण, कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों के बीच वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 के मौके पर WHO मानव और पूरी पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। बात की जाए विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। तो और इसका जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। ठीक है, विश्व बैंक विशेष संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आंतरिक सहायता देना है। विश्व बैंक के समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों के वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की वर्तमान में विश्व बैंक में करीब 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना होता है। विश्व बैंक ने उद्योग सहजता सूचकांक रिपोर्ट की 2018 की जानकारी के अनुसार भारत 190 देशों में से अपना 77 नंबर पर स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार रहा? ये अमेरिका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। भारत के पंजाब से जो नदियां निकलती है, 5 नदियां पाकिस्तान में जाकर मिथनकोट में सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है ना, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां 5 नदियां बहती हैं। 5 नदियों के बहने के कारण इसे पंजाब कहते हैं। ये 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिनमें 3 नदियां हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। इन तीनों का एक संगम है। 7 नदियों के देश को ना बांग्लादेश कहते हैं। यहाँ लगभग 7 नदियां बहती है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, जमुना, पद्मा, तिस्ता और इसके अलावा ना ट्रिब्यूटरीज है। इस कारण से नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, गोदावरी, फिर कृष्णा, यमुना, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती नदी, ये बाकी है। ठीक है, अब देख लेगा ना, अब PDF मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। खालसा ने किसके नेतृत्व में? बंदा बहादुर शाह के नेतृत्व में, बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। जो बंदा बहादुर था ना, बंदा सिंह, ये 3 सितंबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसी आश्रम में उन्हें सिख बनाकर उनका नाम बंदा सिंह बहादुर रख दिया। गुरु गोविंद सिंह आदेश पर बाबा बंदा सिंह ही पंजाब गए और सिखों के सहयोग से मुगल अधिकारियों को पराजित करने में सफल रहे। ये थे बंदा बहादुर। बात की जाए गुरु नानक देव की, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक साहब आदि नामों से संबोधित करते थे। बात की जाए गुरु अमरदास की, तो ये 3rd नंबर के थे। गुरु अंगद देव के बाद गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। इन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, सती प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का अहम योगदान दिया। गुरु अमरदास जी है ना, 61 साल की उम्र में गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाकर लगभग 11 वर्षों तक उनकी सेवा करने लगे। ठीक है, बात की जाए अंगद देव की, तो अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें एक ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक अच्छे सिख बने और फिर एक महान गुरु भी बने। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारी यहाँ फर्स्ट शिफ्ट समाप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों लगभग हम यहाँ पे 63 शिफ्टों के पेपर लेकर के आएंगे। करीब 2200 पेज की यहाँ पे PDF है जो आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर आपका भी SSC GD का पेपर है तो बिल्कुल ये PDF, ये वीडियोस पूरे कंटिन्यू देख लीजिए, तो आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि 80% क्वेश्चन रिपीटेशन में होते हैं और बाकी 20% में आपका करंट अफेयर्स आ जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन नए भी बिल्ड किए जाते हैं, लेकिन लगभग 80% GK का आपका वही सेम पैटर्न रहता है और वही रिपीट होते रहते हैं। SSC बहुत ही कम क्वेश्चन नए बनाता है, बाकी पुराने रिपीट करता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, जो कि 16 नवंबर को हुई थी 2021 में, और इसका टाइमिंग 12:30 बजे से थी और 2 बजे तक हुई एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हम इससे पहले एक वीडियो लॉन्च कर चुके हैं, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा ये सेकंड वीडियोज़ है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इन पेपर में हमने आप ये बताया कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2021 में, और 2022 के जो पेपर होंगे 2023 में जाकर के, उनमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से यहाँ पे समझाया है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड शिफ्ट का, तो इसमें दे रखा है त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है और इनका संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे इनका संबंध गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए, जैसे भाला फेंक में, तो भाला फेंक में अन्नू रानी एक फेमस खिलाड़ी है। भारोत्तोलन में बात की जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी है। सेखोम मीराबाई चानू है। सुखमक चम संजीता चानू है जो कि भारोत्तोलन से है। आपसे जिम्नास्टिक के बारे में पूछा जाए तो दीपा कर्माकर है जो जिम्नास्टिक से है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही काला अनुक्रमित क्रम को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक और अशोक के बाद बृहद्रथ। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा विकल्प है ना मौर्य साम्राज्य के सही अनुक्रम को, एक निश्चित क्रम को दर्शाता है। तो मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व के आसपास गठित पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था और 185 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। यह मध्य और उत्तरी भारत के साथ साथ आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के शासकों का एक कालानुक्रमिक क्रम यह है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली थी, पदवी। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर दूसरा शासक बिंदुसार था जिसने 297 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद आए अशोक राजवंश। इनका वंश चला, सबसे लोकप्रिय शासक था ये अशोक, जिसने 268 से 332 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद बृहद्रथ आए जो 187 से 175 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक रहे। तो ये था एक मौर्य साम्राज्य का काला अनुक्रमिक विवरण। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ला लीगा खिताब किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ला लीगा जो खिताब मिलता है ना, ये फुटबॉल के अंदर मिलता है। तो आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है गोल्फ, तो गोल्फ मिलता है वॉकर कप, गोल्फ के लिए वॉकर कप है। नौका दौड़ में अमेरिकन कप मिलता है। फुटबॉल में कोलंबो कप, टेनिस में
पुरुषों के लिए डेविस कप है। टेनिस में महिलाओं के लिए बिली जीन किंग कप मिलता है। विश्व कप विश्व फुटबॉल में तो इसमें मिलता है जूल्स रिमेटे ट्रॉफी। गोल्फ जो पुरुष को दिया जाता है वह राइडर कप है। बैडमिंटन में सुधीरमन कप मिलता है बैडमिंटन में। विश्व टेबल टेनिस में पुरुष को मिलता है स्वेथलिंग कप। एशियाई बैडमिंटन टुंकू अब्दुल रहमान कप मिलता है एशियाई बैडमिंटन में। ठीक है, तो बैडमिंटन महिला में उबर कप भी मिलता है। बास्केटबॉल में विलियम जॉन्स कप मिलता है। क्रिकेट में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप मिलता है। पोलो में एजरा कप। लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया ध्यानचंद अवार्ड मिलता है। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है ना, तो उसमें ध्यानचंद अवार्ड मिलता है। प्रथम श्रेणी क्रिकेटर को दिलीप ट्रॉफी है। हॉकी में देखें तो गुरु नानक देव गोल्ड कप हो गया। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हो गया, ये हॉकी में मिलता है। फुटबॉल की बात की जाए तो रोवर्स कप मिलता है फुटबॉल में। नौका दौड़ में नेहरू ट्रॉफी मिलती है। हॉकी में रंगास्वामी कप मिलता है। तो इतने सारे खिताब आपके सामने है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था ला लीगा, जो कि फुटबॉल से संबंधित किताब मिलता है, तो हमने उससे रिलेटेड इतने सारे आपको यहाँ पे वो बताए हैं, ताकि आने वाली शिफ्ट में यानी कि जो 2023 में 10 जनवरी से आपके पेपर जेडी के स्टार्ट होने वाले, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का इसमें से देखने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो करीब 102 बार देख लेना, बस आपको याद हो जाएगा। कभी कोई दिक्कत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। जो यूपी सरकार है ना, योगी सरकार, उन्होंने क्या किया, यूपी में गोरखपुर में जो प्राणी उद्यान है ना, उसका नाम अपने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान जो शहीद हुए थे उनके नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च 2021 को गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। पूर्वांचल में यह पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा गया। चिड़ियाघर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 7D थिएटर, 3D 4D नहीं 7D थिएटर भी है, जहां दर्शकों को 13 प्रभावों का अनुभव होगा, जैसे बारिश, बिजली, कोहरे और खुशबू। इन सभी सुविधाओं का लुत्फ यहाँ के दर्शक उठा पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कि बीजेपी से है, और राज्यपाल यहाँ पे आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2019 में वेंगसूट स्काई डाइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट कौन है? यह है तरुण चौधरी, जो कि है ना विंगसूट स्काई डाइव जंप करने वाले पहले भारतीय सेना पायलट है। विंग कमांडर तरुण चौधरी विंग सूट पहनकर आसमान से छलांग लगाने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट बन गए हैं। विंग्स कमांडर चौधरी ने 21 जुलाई को जोधपुर में कारगिल दिवस पर यह करतब दिखाया। चौधरी ने Mi-17 हेलीकॉप्टर से 8,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। वायुसेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी लोगों के साथ साझा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है ना अपनी त्वचा से श्वसन करता है? मेंढक। मोर, खरगोश ये नहीं करते, बट मेंढक है ना अपनी त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जो होजेनकल जलप्रपात है ना वो किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। यह जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक राज्य के चामराजनगर में जिले की सीमा पर कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। ठीक है, तमिलनाडु का जलप्रपात है ये होजेनकल जलप्रपात। तो जलप्रपातों की बात की जाए तो हमारे यहाँ कुछ प्रमुख जलप्रपात है जो हम यहाँ लेके आए हैं, जैसे जोग गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कर्नाटक में है।
बात की जाए धुआंधार जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड का है। ठीक है, ऐसे काकोलत जलप्रपात है ना, ये झारखंड का है। पाताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश का है। दूध सागर जलप्रपात गोवा का है। आंबोली घाट जलप्रपात महाराष्ट्र का है। चचाई जलप्रपात ये एमपी का है। तो इतने सारे जलप्रपात आपके सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से अगली शिफ्ट में से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 तक 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। जो अपना लाल किला है ना, ये 200 साल तक है ना उनके अधीनस्थ में रहा था मुगलों के। ठीक है, लाल किला 1648 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। दिल्ली का लाल किला ना वास्तव में आगरा के किले से प्रेरित है, जिसे शाहजहां के दादा अकबर ने बनवाया था। ठीक है, बात की जाए परी का महल का, परी का महल है ना मुगल राजकुमार दारा सिक्को ने 1600 के दशक के मध्य में बनाया था। यह उनकी एक पुस्तकालय और निवास के रूप में था, जिसमें वो पुस्तकालय के रूप में या फिर रहने के निवास के रूप में काम में लेते थे। परी महल है ना जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, आगरा का किला, आगरा का किला काफी फेमस है और इसका निर्माण 1565 के आसपास शुरुआत किया गया था। जब प्रारंभिक संरचनाएं मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाई गई थी ना, उसके बाद उनके पोते शाहजहां ने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया, जिन्होंने किले में अधिकांश संगमरमर के कार्यों को जोड़ा। इसमें संगमरमर के पत्थरों को इस्तेमाल किया गया। 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आगरा का किला। अब बात करते हैं जहांगीर महल की। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन है। इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखना मिलता है। तो ये है हमारा जहांगीर महल। तो 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थल बना रहा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है जीवन प्रमाण। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए जो एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा लॉन्च किया ना, वो कौन सी है? जीवन प्रमाण है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात की जाए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो ये क्या है ना, PMJJBY, ये 1850 वर्ष के जो युवा है ना, उनके लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना है, जिसके माध्यम से ना बैंक खाते में से ऑटोमेटिकली ना आपके यहाँ से कुछ रुपए डेबिट होंगे और आपको एक बीमा करके देंगे, जिसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा आपको। ठीक है, और ये 330 रुपए सालाना रहेगा, इसका प्रीमियम भुगतान आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। बात की जाए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो ये क्या है ना, प्रधानमंत्री में ये मुद्रा योजना बहुत ही अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है। इसमें आपको एक मुद्रा योजना में आपको लोन मिलता है, स्मॉल लोन मिलता है बैंकों से, जो कि आपको घर बैठे कुछ नहीं करना, बस जिस बैंक में खाता है आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, तो आपको आसानी से करीब 50,000 से 10 लाख तक का लोन घर बैठे मिल जाता है। जो व्यक्तियों को SME और MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन प्रदान करती है। मुद्रा के तहत 3 लोन योजनाएं शामिल हैं, जिनमें एक शिशु है, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। 3 तरह की योजना है
मुद्रा लोन के अंदर। मुद्रा लोन योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना वह योजना है जो गरीबों को बैंक को खाता खोलने के लिए बनाया गया एक योजना है, जिसमें हर आम आदमी का खाता होगा, जैसे बैंक खाता, बचत खाता, जमा खाता, विप्रेषण, ऋण बीमा, पेंशन तक सुनिश्चित करता हो। आप किसी भी बैंक की शाखा में यह अपना खाता खुला सकते हैं या बैंक मित्र के माध्यम से ये खाता खुला सकते हैं। ठीक है। तो जनधन योजना में ये प्रधानमंत्री द्वारा खुलवाए गए बैंक खाते हैं। ठीक है। जिनमें आपको पेंशन हुई या फिर जो भी सरकार द्वारा जो भी फंड दिया जाता है गरीबों को, वो जनधन योजना में आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम हमारा नंबर 1 पे है, जो सबसे अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये सभी हमारी क्या है? अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट होगा, पोटेशियम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। बिल्कुल सही बात है। महानदी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। बिल्कुल। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल करेक्ट बात है। यह अरब सागर में गिरती है। यह बात गलत है। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जबकि हम बात करें कि महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। महानदी है ना, मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह पूर्व भारत में एक नदी है। यह पूर्व भारत में एक नदी है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह एक नदी जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में बहती है। सबसे बड़ा बांध भी हीराकुंड बांध है, जो इसी नदी पर है, महानदी पर हीराकुंड बांध हुआ उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। यह संबलपुर में 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर एक निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनेरू, पेनियार, वेगई और स्वर्णरेखा। ये नदियां ना पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में बड़े जल ग्रहण क्षेत्र है और यह मुहाना नहीं बल्कि डेल्टा बनाती है। पूर्व की ओर जो नदियां बहती है ना, वो मुहाना नहीं बनाती, वो डेल्टा बनाती है और ये सभी बंगाल की खाड़ी में बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ना पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों की तुलना में थोड़ी कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है नर्मदा हुई, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी आदि है। यह साधारण व्यवहार इस तथ्य के कारण है कि इन नदियों ने घाटियों का आकार नहीं दिया और इसके बजाय हिमालय के गठन की प्रक्रिया के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के झुकने से निर्मित दोषों की रेखियार दरार, दरार घाटी, गर्त मध्य में बहती है। बस। ठीक है। तो महानदी के बारे में आपके यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? ये दक्षिण अफ्रीका ने की। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी है। आयुष्मान भारत में वह योजना है जिसमें गरीब लोगों को बीमा की मतलब कि गरीब लोगों का स्वास्थ्य इलाज किया जाता है, जो कि करीब उन सभी लोगों को जिनकी आय 10,000 से कम है, जिनके घर में कोई बाइक नहीं है या फिर जिनकी इनकम प्रति माह 10,000 से कम आती है या उनके घर में कोई निःशक्त जन है, कोई कमाने वाला नहीं है, उनको यहाँ पे आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा
और उसमें फ्री इलाज होगा। तो देखिए जैसे कि आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लागू किया था और अब यह संपूर्ण देश में चल रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार देश के कमजोर आय वर्ग नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाती है, जिसका उपयोग देश भर में व्यक्ति जन आरोग्य के तहत शामिल किए सरकारी प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। एक आयुष्मान जो भारत योजना है ना, इसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेटों में अपना इलाज करा सकते हैं जब उनका आयुष्मान भारत कार्ड बन जाता है उसको दिखाकर। तो इसमें सिर्फ वही लोग पात्र होंगे जिनका नाम या तो बीपीएल में है या जिनके कच्चा मकान है, पक्के मकान वाले कतई वैलिड नहीं है। 10,000 से ऊपर जिनकी मंथली इनकम है वो इसके लिए कतई काबिल नहीं है, वो नहीं ले सकते इसमें हिस्सा। जिनके घर में 2 व्हीलर भी है ना, वो भी इसका पात्रता नहीं रखते हैं। तो वैसे देखी जाए तो इसका इतना वो नहीं है कि ये क्राइटेरिया कि ये अच्छी योजना है। अगर बात की जाए कि जिसके घर में स्कूटर भी है तो वो भी इसका लाभ नहीं ले सकता, तो मतलब ऐसी योजना किस काम की। ऐसे ही राजस्थान में भी एक योजना है, हाँ, चिरंजीवी योजना, वो भी इसी तरीके की एक योजना है जिसमें कोई भी गरीब आदमी चिरंजीवी योजना में अपना नाम लिखवा सकता है। जिनका लगभग लघु किसान योजना है, लघु किसान है, जो मजदूर वर्ग है, वो सब आसानी से चिरंजीवी योजना में भाग ले सकते हैं और वो काफ़ी अच्छी योजना है जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें करीब 10 लाख के करीब का इलाज फ्री मुफ्त करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह की योजनाएं चल रही है। तो ये 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लॉन्च की थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना तब हुई जब भारत संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमाकृत राशि की पेशकश करने वाली भारत की पहली कंपनी है। 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। सुरेंद्र नाथ टैगोर ने हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की थी, जो बाद में जीवन बीमा निगम बन गई। एलआईसी की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में M.R. कुमार और प्रबंधन निदेशक विपिन आनंद, PC सुशील कुमार, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार शामिल है। ये एलआईसी कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एलआईसी जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम पर काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है, पॉली एटॉमिक है? ये है सल्फर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? पहला नगर आयुक्त किया गया था ऑथर क्रॉफर्ड को। ठीक है, इन्हें 1865 में निम्नलिखित में से बॉम्बे का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया केवल कुमार शर्मा को। ठीक है, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव के आयुक्त के रूप में केवल कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वह एक वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता है या घटता रहता है, वो होता है एक समान त्वरण।
किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है, वो है एक समान त्वरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं था? 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। यह नहीं था कि यह एक मौलिक अधिकार है, संपत्ति का रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है अब। ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 7वां संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां थी, लेकिन वर्तमान में करीब 6 ही बची हुई है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से बिल्कुल हटा दिया गया है। इसे भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत है। मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के बाद संपत्ति एक कानूनी अधिकार है। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का संपूर्ण विश्लेषण देखने को मिल गया है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पक्का रिपीट होता रहता है। ठीक है। और ये तो पक्का श्योर है कि आपको एसएससी में मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को 2 बार भी पढ़ लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है। वर्धमान महावीर ज्ञात्रक या झात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। वर्धमान महावीर भगवान महावीर थे ना, वो ज्ञात्रक या जात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद पता किसे कहते हैं? किसी विशेष वर्ष में, किसी भी विशेष वर्ष में या विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशेष समय सीमा के भीतर किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है। समग्र घरेलू उत्पाद की एक व्यापक माप के रूप में देश की आर्थिक सेहत के एक व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में काम करता है। 2022 में भारत की जीडीपी कितनी रही? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी में जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत किए। एनएसओ के मुताबिक वित्त वर्ष 21-22 में वास्तविक जीडीपी 147.36 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि एक साल पहले यह 135.58 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है। तो यह आंकड़ा 2022 का है जो जनवरी में प्रस्तुत किया गया था। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। ये होती है प्रति व्यक्ति आय, कि भाई किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की एवरेज आय कितनी है, उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। ठीक है। 2022 में प्रति व्यक्ति आय का कितना है? मौजूद कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 18.3% से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय को किसी परिभाषित किया गया है कि किसने परिभाषित किया है? साइमन कुजनेट्स ने इसे राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है कि राष्ट्रीय आय देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में घरेलू सीमाओं के भीतर या बाहर निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग है। राष्ट्रीय आय क्या है पता है? राष्ट्रीय आय देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में सकल घरेलू सीमाओं के भीतर या बाहरी निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग है। यह एक वर्ष में उत्पादन द्वारा नागरिकों की आय की शुद्ध राशि है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है? वर्ष 2021-22 में मौजूद कीमतों पर नाम मात्र जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 232.15 लाख करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद अंतिम अनुमान 197.46 लाख करोड़ था और 31 मई 2021 को यह जारी किया गया था। 2021-22 के दौरान नॉमिनल जीडीपी में 17.6% की वृद्धि के अनुमान है। ठीक है, बात की जाए निव्वल घरेलू उत्पाद की, ये किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास को घटाने पर निव्वल देशीय उत्पादन प्राप्त होता है। फिर से सुनेंगे, निव्वल देशीय उत्पाद किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश की पूंजी वस्तुओं का मूल्यह्रास को घटाने पर निव्वल देशीय उत्पाद प्राप्त होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। ठीक है, तो ये था निवल, ये होता है निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है रंजन गोगोई। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, इसके लेखक है रंजन गोगोई। विष्णु शर्मा, इनकी पुस्तक है पंचतंत्र। अमृता प्रीतम पिंजर। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो। कल्हण राज तरंगिणी इनके लेखक है। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कल्हण है, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई है, पिंजर के लेखक अमृता प्रीतम है, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा लेखक है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है क्योंकि ये रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो आपसे पूछा गया था कि जो नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च किया? ये किया गया अनुराग सिंह ठाकुर ने। कब किया? 2021 में। कहाँ किया? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ये जीता असम ने। जनवरी 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस परेड हुआ था, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी असम ने जीती। आपसे 2023 की एग्जाम होगी एसएससी जीडी की 10 जनवरी से, उसमें पूछा जा सकता है कि 2022 में जो गणतंत्र दिवस था उसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी किसने जीती? तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुनी गई। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला एक उत्पाद और एक काशी विश्वनाथ धाम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? एक जिला एक उत्पाद और एक काशी विश्वनाथ धाम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था।
दूसरा स्थान प्राप्त किया यहाँ पे पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने में क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि तीसरा स्थान प्राप्त किया यहाँ पे मेघालय ने। मेघालय को 50 साल के राज्य का दर्जा और महिला के नेतृत्व वाली सरकारी समितियों और HHG को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का रिपीट होगा 100%। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला, असम को, तो पक्का आप भी समझ सकते हैं कि 2022 के बारे में जरूर पूछा जाएगा, जो कि यूपी को यहाँ पे ये पुरस्कार मिला है। चलते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। तब तक अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे कोने में जो रेड कलर का आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसे प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बेल आइकन का जो आइकन आ रहा है उसे दबा लीजिए, ताकि हमारा जब भी अगला वीडियो आएगा तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। करीब यहाँ पे 2200 पेज की PDF है जो आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बस जुड़ जाइए हमारे चैनल से, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की ओर। अब बात करते हैं 16 दिसंबर को हुई थर्ड शिफ्ट के बारे में, जो 4 बजे से 5:30 बजे तक ये शिफ्ट चली। तो हम आज की लास्ट शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। हमारा पहले भी इससे पहले एक वीडियो बन चुका है जो कि 2021 की शिफ्टों का एनालिसिस था। तो आज हम बात कर रहे हैं 16 दिसंबर के पेपर के बारे में, जो कि 16 नवंबर को 2021 में हुए थे। ठीक है, तो ये थर्ड शिफ्ट है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो हिंदी के लिए चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी जीके की। इसके साथ कुछ ही समय बाद आपको हिंदी के वीडियो की PDF भी मिल जाएगी, और हिंदी का वीडियो भी अलग से सेपरेट में, जैसे अभी ये जीके का चल रहा है उसी तरीके से हिंदी का एनालिसिस भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, जो आपके 2021 के पुराने पेपरों का एनालिसिस होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम नेक्स्ट शिफ्ट लाते रहें आपके लिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। SSC GD की बार सिलेक्शन लेना ही है SSC GD में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है ना, SSC बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करता रहता है, या फिर उनसे संबंधित ही क्वेश्चन बनाता है। तो हमने पुराने पेपर को, उनके प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उनसे नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये एनालिसिस लेकर के आए हैं। और अगर आप हमारे पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ, वास्तव में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। करीब 80% वेटेज हम आपका कवर करके दे रहे हैं। सिर्फ आप 20 दिन में आपको पूरे 63 शिफ्टों के पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 2 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। पहला वीडियो पहले डल चुका है, ये दूसरा वीडियो है जो कि 15 दिसंबर को 2022 को लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। SSC GD का सपना साकार करना है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कोई जरिया नहीं है। बहुत मिलेंगे तुम्हें मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही काफ़ी है सफलता पाने के लिए। तो बस जुड़े रहिए यहाँ से।
ठीक है, तो शुरू करते हैं थर्ड शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1854 में। 1854 में ना बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये पहली सूती कपड़ा मिल की उत्पत्ति 1818 ईस्वी में, जब पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू की गई थी। लेकिन भारत की आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में स्पिनिंग एंड वीविंग द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमियों द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आबोर पहाड़ियां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में आबोर पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सर्वाधिक कस्बे हैं? किस देश में कितने सर्वाधिक कस्बे हैं? ये 4041 कस्बे हैं। कितने हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 4041 कस्बे हैं। जनगणना एक प्रणाली है जिसे पिछले दशक में देश की प्रगति को ज्ञात करने और इसकी समीक्षा करने तथा सरकार को चालू योजनाओं की निगरानी करने के लिए अपनाया गया। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य की बात की जाए तो आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था पता है आपको? तो यही था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में 2011 की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, दशकीय वृद्धि की बात करें तो 17.72% की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाजाए गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तलाजाए गुफाएं गुजरात में स्थित है। तलाजा गुफा भारतीय राज्य गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। रॉक कटौती मरे हुए शंकु चट्टानों में बनाए गए हैं। रॉक कट समूह में 30 गुफाएं शामिल है, जिनमें से लगभग 15 पानी के टैंक हैं। गुफा में अद्वितीय वास्तुकला है जिसे ईभाल मंडप के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ गुजरात की तलाजा गुफाओं के बारे में। बात की जाए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की 5 गुफाएं हैं। कचारगढ़ की गुफाएं, काली गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं और पातालेश्वर गुफाएं, ये फेमस है महाराष्ट्र की। मध्य प्रदेश की गुफाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बृहत्रि की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं, उदयगिरि की गुफाएं, पांडव की गुफाएं और मांडा की गुफाएं, ये है एमपी की प्रसिद्ध गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को। ठीक है, पहला जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? इस विशेष दिन को मनाने के लिए 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परिषद ने जनसंख्या के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में नामित किया। इस तरह 11 जुलाई 1990 पहला विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे दिवस बना। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों के दोहन और सभी के लिए अधिकार और विश्व सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये 2022 से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस है ना 5 जून को मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया और कहाँ मनाया गया? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस WED की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में की गई।
5 जून 1972 से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हर 5 जून को मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? इस बार की थीम विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। ये 5 जून की थीम है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस के बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसको भी देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना ना 7 अप्रैल को हुई थी। ऐसे में WHO की स्थापना दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1950 को पहली बार WHO से जुड़े सभी देशों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम के बारे में बात करें तो ये है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। 2022 की थीम है। ठीक है। आज़ादी के कितने साल हो गए हैं? अभी हमें आज़ादी के 15 अगस्त 2022 को 76 साल हो चुके हैं। हमने 76वां ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है 15 अगस्त को। ठीक है। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। वर्ष 2020 के लिए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन। यह है 2020 की थीम। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए विश्व जल की थीम क्या है? पानी का महत्व। और बात की जाए 2022 की विश्व जल दिवस की थीम की तो यह है भूजल, अदृश्य को दृश्य बनाना या गायब होते भी भूजल को पुनः बहाल करना विश्व जल दिवस 2022 का विषय रहा। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए। कोई सा भी आपसे पूछ ले एग्जाम में उठा के विश्व जनसंख्या के बारे में तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आपसे कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो जाए इस ऑप्शन से या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए 50 वर्ष। बिल्कुल सही। शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शतवार्षिकी, हाँ करेक्ट है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष, ये सभी सही है। जबकि बात की जाए भारत बांग्ला के भूमि समझौते की पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, तो ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये एक गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। तो ये तीनों यहाँ पे मैच करती है। जबकि कौन सी उनमें से एक नहीं है तो ऑप्शन थर्ड भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने काफ़ी दौरे किए हैं। बांग्लादेश का दौरा इन्होंने 26 मार्च से 27 मार्च 2021 में किया। अमेरिका का दौरा मोदी जी ने 22 सितंबर से 26 सितंबर 2021 में किया। इटली और यूके के दौरे पर गए थे ये 19 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक। ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस का दौरा किया। 2 मई से 5 मई तक ये विदेश के दौरे पर रहे। नेपाल का इन्होंने दौरा किया था 16 मई को, ठीक है, 2022 में। और जापान का दौरा इन्होंने किया 23 से 24 मई 2022 में।
जर्मनी एंड यूएई में गए ये 26 जून से 28 जून तक 2022 में। समरकंद उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री का दौरा था 15 सितंबर से 16 सितंबर तक। जापान का एक बार फिर से दौरा इन्होंने किया 27 सितंबर का एक दिन का दौरा था 2022 में इनका। और नेक्स्ट दौरा इनका लास्ट में था जो कि नवंबर का था, इंडोनेशिया का 14 नवंबर से 16 नवंबर 2022 का इन्होंने ये दौरा किया था। तो प्रधानमंत्री ने काफ़ी विदेश दौरे किए हैं, देख सकते हैं आप, और ये देश हित में लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर किस व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है ना, ये दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा का विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में ना 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सभी अनुसूचियों की। पहली अनुसूची देश और 28 राज्यों का उल्लेख है, आपको पहली अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। बात की जाए तीसरी अनुसूची में तो यहाँ पे शपथ और संबंधित उल्लेख मिलते हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख आपको इसमें देखने को मिलेगा। जबकि पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख आपको पांचवी अनुसूची में मिलता है। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। जबकि वहीं सातवीं अनुसूची की बात की जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे संबंधित सातवीं अनुसूची है। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पे आठवीं अनुसूची में आपको मिलता है, यानी कि भाषाओं से संबंधित अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है जो आपके क्वेश्चन में दी गई है। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान है। तो 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की हमारे यहाँ 12 अनुसूचियां है। ठीक है, तो ये आप PDF ले लेना और एक दो बार आप अगर देखते हैं वीडियो तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी सारी अनुसूचियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। बिल्कुल, पेड़ों की कटाई से प्रकृति के सारे संतुलन में गड़बड़ी हो जाती है भाई। ठीक है, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि बिल्कुल होता है। अगर आप वनों की कटाई करोगे तो पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। भूजल के स्तर में भी कमी होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात की जाए वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, तो ये कतई भी ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं होगी। अगर आप पेड़ पौधों की कटाई करेंगे या वनों की कटाई करेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी होगी। तो यहाँ ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महान फुटबॉलर खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया? इन्होंने अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो ये है साई प्रणीत, बी साई प्रणीत। ठीक है, और आशीष कुमार मुक्केबाजी से संबंधित है। सतीश कुमार जूडो खेल से संबंधित है। विकास कृष्ण ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी है। जबकि यहाँ पे बी साई प्रणीत है जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। जो शरीयतुल्लाह खान थे ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ फराजी आंदोलन के हिस्सा थे। ठीक है, फराजी विद्रोह एक इस्लामिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1838 में हुई थी। यह विद्रोह
बंगाल के फरीदपुर के संप्रदाय के शरीयतुल्लाह के विचारों से प्रभावित था। फराइजी आंदोलन के समर्थक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के पक्षधर थे। इस विद्रोह का नेता शरीयतुल्लाह का पुत्र दादू मियां था। ठीक है, ये क्लियर होगा। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ? ये 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में 1763 से 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों के न सरकार द्विजनारायण रायन ने उग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा गया। यह आंदोलन अधिकांशतः उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार प्रांत में हुए। ठीक है, तो ये हुए सन्यासी विद्रोह। बात की जाए वहाबी आंदोलन की, तो वहाबी आंदोलन किसने और क्यों शुरू किए थे? तो ये हुए थे राय बरेली के सैयद अहमद, जो कि 1786 से 1831 द्वारा स्थापित भारत में वहाबी आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत इस्लामिक समाज में सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए मजबूत राजनीतिक अंतर्धाराओं के साथ एक जोरदार आंदोलन था। वहाबी आंदोलन 1828 से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चलता रहा। तो ये क्लियर। नेक्स्ट, फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का आरंभ 1776 ईस्वी में अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ किया गया था। बंगाल के फकीरों का यह विद्रोह 1776 से 1777 ईस्वी में मजनू शाह एवं चिराग अली शाह के नेतृत्व में हुआ। क्लियर। तो हमने एक एक ऑप्शन को यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपके सामने रखा है। कोई सा भी आंदोलन विद्रोह आपसे पूछ ले, आप एग्जाम में कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके करीब 63 शिफ्टों के पेपर जल्द से जल्द किए जा सके, ताकि आप उन्हें 1 से 2 बार जरूर देख ले और आप इस बार अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी दुआएं आपके साथ है। आप जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अभी ये जीके का चल रहा है, कुछ दिनों में आपके हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का एनालिसिस भी आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो जुड़ जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? ये 9.6 के संकुचन की उम्मीद की है। 2023 में भारत की जीडीपी कितनी होगी? विश्व बैंक ने मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण FY23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री ध्रुव शर्मा के अनुसार मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण विश्व बैंक ने भारत के 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 6.5% के पहले अनुमान से 6.9% कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 2022-23 का। नेक्स्ट, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं? भारत ने 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 10 कांस्य पदक जीते हैं। सितंबर 2021 तक भारत ने 1960 में अपनी शुरुआत के बाद से पैरालंपिक खेलों में 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत, 10 कांस्य पदक जीते। भारतीय दल ने कुल 19 पदक हासिल करके 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 में अपने अभियान को सर्वकालिक उच्च स्तर पर समाप्त किया। इसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। कुल 162 देशों में भारत कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा, जबकि 19 पदक की उपलब्धि पदकों की संख्या के आधार पर 20वें स्थान पर है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में
2020-21 में भारत गिनीज पदों के रिकॉर्ड के साथ 24वें स्थान पर रहा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी रहा। निशानेबाजी में अवनी लखेरा है जो 10 मीटर एयर पिस्टल में राइफल स्टैंडिंग में खिताब इन्होंने जीता है। निशानेबाजी में मनीष नरवाल भी है। बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर है। बैडमिंटन खिलाड़ी में प्रमोद भगत भी है। एथलेटिक्स खिलाड़ी सुमित अंतिल है। आप इन्हें ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन से संबंधित कौन है, कौन से खिलाड़ी है, या कृष्ण नागर का कौन सा खेल है बैडमिंटन। तो इस तरीके से आपसे घुमा फिरा कर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और 1 से 2 बार आप वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएंगी ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? ये इब्राहिम लोदी के बाद बाबर था जो पहला मुगल सम्राट बना था। बाबर भारत का पहला मुगल शासक था। बाबर क्रमशः अपने पिता और माता के माध्यम से तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। फरगना के गवर्नर उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया। 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके अवशेषों को काबुल ले जाया गया। बाबर ने चंगताई और तुर्किक में बाबर नामा लिखा था। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना। चौसा के युद्ध में बाबर हुमायूं शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। हुमायूं अपनी हार के बाद लगभग 15 वर्षों तक भटकता रहा। अकबर हुमायूं का ही पुत्र था। मुगल साम्राज्य के 7 शासक थे। पहला बाबर था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर आया। अकबर का जहांगीर का शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह। तो ये एक सीक्वेंस था, बिल्कुल याद रखना। आपसे मुगल साम्राज्य के शासकों के एक क्रम के बारे में पूछा जा सकता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर प्लीट्स नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। प्लीट्स नामक, और अभी ट्विटर को किसने ले लिया है? तो ये टेस्ला की कंपनी के ओनर है, उनके हाथों में चला गया है। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में डालें कि अभी ट्विटर को किसने खरीद लिया है। पहले जेक डोर्सी के ओनर थे, अब ये किसने खरीद लिया? आप इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है। नेक्स्ट, पीने के पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पीने के जल को पेयजल माना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कतई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्री कंगना रनौत ने मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। कंगना रनौत ने 2019 में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन को तानाजी फिल्म द अनसंग के लिए मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अर्पणा बाल मुरली को सोरारही पोट्रू फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट पॉपुलर फिल्म तानाजी द अनसंग वेरियर रही। बेस्ट फीचर फिल्म थी सोराराई पोट्रू। ये 2022 के रिकॉर्ड्स हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, आशुतोष गवारीकर। बेस्ट डायरेक्टर है KR सच्चिदानंद, मंगलम फिल्म के AK अध्यापन कोशियरम के लिए। बेस्ट संगीतकार मनोज मुंतशिर साइना के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजू मेनन, अध्यापनम कोशियुम के लिए। ठीक है, तो आप देख लेना, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी PDF में। ठीक है, तो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में हुई। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई। वर्ष 1955 में है ना, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, जो वर्तमान में एसबीआई के नाम से चल ही रहा है। ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। इसकी स्थापना जे.एम. किन्स ने की थी। यह 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का एक एकल बैंकिंग इकाई में विलय करके किया गया था। इसमें 3 बैंकों का जो विलय किए गए थे वो थे बैंक ऑफ बंगाल 2 जून 1806 का, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 का, बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 का। इन तीनों को मिला करके बैंक ये एसबीआई बैंक बना और इसे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान में कर दिया गया है। ठीक है। इंपीरियल बैंक को अभी एसबीआई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? यह है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल हो गया है। ठीक है। ग्लोबल ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई। वॉलमार्ट लगातार 8वें साल और 1995 के बाद से 16 बार राजस्व मामले में उच्च शिखर पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल सूची कंपनियों द्वारा किए गए कुल राजस्व के आधार पर तैयार की जाती है। 7 भारतीय कंपनियों ने 500 सूचियों में जगह बनाई है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग $63 बिलियन के राजस्व के साथ राजस्व के मामले में सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है। इसे विश्व स्तर पर 155वें स्थान पर रखा गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ठीक है। नेक्स्ट, मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया। मीर जाफर को 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है। जो मीर जाफर को ना वर्ष 1764 में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश अधिकारी ने मीर जाफर को रिश्वत दी, जो नवाब की सेना के प्रमुख सेनापति थे। रिश्वत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने की ही दी थी। क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्राप्त करने के लिए बंगाल को जीतना था। इस प्रक्रिया में क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई के दौरान मीर जाफर को धोखा दिया और उसे नवाब नहीं बनाया, बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त की और मीर जाफर को देशद्रोही बना दिया, जिसने भारतीयों की नजर में अपने देश को धोखा दिया। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना और जंगली महल प्रदान किए। परिणाम स्वरूप उन्हें कठपुतली नवाब के रूप में भी पेश किया गया। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था, जिसने अली वर्दी खान की गद्दी पर बैठाया। उनके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है, जो अगले 200 वर्षों में निरंतर जारी रहा। ठीक है, तो और पढ़ लेना आप, इतना ही काफ़ी है इसके लिए, मीर जाफर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत में प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअली उद्घाटन किया? यह पंजाब में किया। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया और यह वर्चुअली था। अब तक देश में
देश भर में 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए जा गए हैं, जिनमें से 20 को चालू किया जा चुका है। मेगा फूड पार्क जो 55 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। इसमें 3,944 वर्ग मीटर के गोदाम, 20,000 टन क्षमता वाले साइलो, 3,000 टन वाले कोल्ड स्टोरेज और व्यक्तिगत रूप से त्वरित फ्रोजन और डीप फ्रीजर इकाइयां सहित अन्य सुविधाएं शामिल है। तो ये मेगा फूड प्लान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला है। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल है। सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल को निलंबित कर दिया गया क्योंकि जमीन की चोरी मामले में शामिल होने के आरोप का सामना कर रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्ला शाही माजो को निलंबित कर दिया। सॉरी, यहाँ पे वर्तमान में देखो सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल है। जमीन चोरी में होने के कारण, जमीन चोरी में शामिल होने के आरोपों के चलते जो भारत के क्या सोमालिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना, मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजी ने निलंबित कर दिया है। वर्तमान में सोमालिया के राष्ट्रपति शेख हसन मोहम्मद है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की मुद्रा सोमाली शिलिंग है। सोमालिया में अभी क्या हो रहा है, तो सोमालिया में अभी गंभीर सूखे से 6.7 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि 2022 के अंत तक लगभग 1.5 मिलियन बच्चों की गंभीर रूप से कुपोषित होने की संभावना है। अनुमानित है कि 6.4 मिलियन लोग पानी की तीव्र कमी का सामना कर रहे हैं और सूखे के कारण 10 लाख से लोग अधिक विस्थापित भी हो चुकी है। तो ये सोमालिया की हालत है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये बात एकदम करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड सीपीसीबी का गठन जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जिसे बाद में जल अधिनियम कहा गया, संविधान का एक अनिवार्य भाग है, जिसमें जल का प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य जल को स्वस्थ परकता बनाए रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसमें खतरनाक रसायनों और उत्पादन हैंडलिंग से हुई क्षति पर कठोर सजा देने का दायित्व है। अब है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। तो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 क्या है? वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा के लिए वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने का प्रयास करता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस अधिनियम के तहत कुछ केंद्रीय और राज्य बोर्ड स्थापित किए गए हैं। अब बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। यह अधिनियम जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के प्रयोजनों हेतु अथवा अनुसंधानों प्रयोजनों अथवा व्यवसाय हेतु भारत से जुड़े ज्ञान को तथा जैविक संसाधनों के उपयोग तथा उनके संरक्षणों को शामिल करता है। जैविक संसाधनों को प्राप्त करने तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के लिए
रूपरेखा प्रदान करता है यह। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी ये थर्ड शिफ्ट समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कोने में रेड कलर का आइकन यहाँ पे शो कर रहा होगा, उसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जुड़े रहिए, देखते रहिए एसएससी एंड रेलवे अपडेट्स। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको जल्द ही मिल जाएगा। आपके इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल या फिर पीडीएफ का चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको 2200 पेज की पीडीएफ मिलेगी, जो कि एक पासवर्ड प्रोटेक्ट पीडीएफ होगी, जिसका पासवर्ड आपको इस वीडियो के बीच में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और ये लोग वीडियो को पूरा वही लोग देखेंगे जिनको वास्तव में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, और वो इसलिए देखेंगे क्योंकि उनको ये पीडीएफ मिलेगी तो वो इसका सही उपयोग भी कर पाएंगे। अन्यथा हम इस पे पासवर्ड प्रोटेक्ट भी नहीं करते, बट इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत से यूट्यूबर जो नए नए बन के आ रहे हैं वो यहाँ से पीडीएफ चुरा लेते हैं और अपने वीडियो पर पोस्ट कर देते हैं, और इसका प्राइस वो बच्चों से कलेक्ट करते हैं, जैसे 100-500 रुपये जो भी रख सकते हैं वो रख देते हैं, और फिर इसका यूज़ करने की बजाय अनयूज़ करते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर जो बच्चा होगा, जो तैयारी कर रहा होगा, वो वीडियो को पूरा देखेगा और इस पासवर्ड को ढूंढेगा, जबकि ये जो यूट्यूबर हो गए जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, उनको सिर्फ तरीका चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द ये मिले। ठीक है, तो आप फालतू बातों पे ध्यान ना दें, वो आपको इसका पासवर्ड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो को जाइए, चेकआउट कीजिए, पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और जुड़े रहिए एसएससी एंड रेलवे अपडेट से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।